Human Development Report. Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the pupil, their health status, and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2006. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दी थी, उसने कंपेयर किया है कंट्रीज़ को वहाँ के लोगों के एजुकेशनल लेवल के आधार पर, हेल्थ स्टेटस के आधार पर लोगों की, और पर कैपिटा इनकम के आधार पर। और ये जो रिपोर्ट दी है इसमें भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके विषय में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं। देखिएगा ये रिपोर्ट क्या है कि कंट्री है श्रीलंका, वहाँ की पर कैपिटा इनकम है 4390, ये डॉलर में है, यूएस डॉलर में दे रखा है। और यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ 74 ईयर्स, और लिटरेसी रेट है 91%, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो फॉर 3 लेवल 69%, और एसडीआई रैंक इन द वर्ल्ड 93। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। पर कैपिटा इनकम तो हम देख चुके हैं, एवरेज लाइफ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले के लोग ज़्यादा जिंदा रहते थे या आज के? मीन्स पहले एवरेज लाइफ ज़्यादा थी या प्रेजेंट टाइम में एवरेज लाइफ ज़्यादा है? देखिए, मोस्टली कॉमन व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि पहले के लोग ज़्यादा जिंदा रहते थे और आज के कम, यानी पहले एवरेज लाइफ ज़्यादा थी, जबकि ये गलत है। प्रेजेंट टाइम में एवरेज लाइफ बहुत ज़्यादा है। जब हम आज़ाद हुए थे तो 32 ईयर्स के करीब थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में, आज 64 है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ। कारण क्या है? पहले जो लोग मान लो 100 बच्चे पैदा होते थे तो 100 में से 95 में तो 1 साल या 2 साल की उम्र तक मर जाते थे, इतनी बीमारियां थी, कोई वैक्सीन नहीं दी जाती थी, कुछ नहीं दिया जाता था, और जो 5 जिंदा रह जाते थे वो लंबा जीते थे। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो कम आएगा। प्रेजेंट टाइम में इतनी वैक्सीन्स हैं, पोलियो ड्रॉप, और आप देखते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो 1000 बच्चों में से 900 बच्चे से भी ज़्यादा जिंदा रहते हैं, इसलिए एवरेज लाइफ इस समय ज़्यादा है। हम बात कर रहे थे श्रीलंका की, अब इंडिया से कंपेयर करें। देखिए, हमारा पड़ोसी देश हमसे कितना आगे, देखें आप, देख लीजिए आप, पर कैपिटा इनकम इंडिया की केवल 3139 है, जबकि श्रीलंका की हमसे ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी हमारी 64 है और उनकी 74 है। अब लिटरेसी रेट भी देख लीजिए, हमारा 61 है, उनका 91 है। अब ग्रॉस एनरोलमेंट भी देख लीजिएगा, हमारा 60 है, उनका 69 है, और जो रैंक मिली है उनकी 93 और हमारी 126 है। अब इसी चीज़ को हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से तुलना करके देखें, वहाँ से हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर 2225 है यूएस डॉलर में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग बराबर है, 63 उनकी है, 64 हमारी है, लेकिन लिटरेसी रेट हमारा ज़्यादा है, हमारा 61% है, उनका 50% है। और ग्रॉस एनरोलमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा है, हमारा 60 है, उनका 35 है, और रैंक में हमारा 126 है, उनका 134 है। अब नेपाल से देखिए, नेपाल की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हमसे आधी के बराबर ही है, 1490 है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग बराबर है, 64 हमारी और 62 उनकी। लिटरेसी रेट कम है, उनका 50% है, और अगर ग्रॉस एनरोलमेंट देखें तो वो इंडिया से ज़्यादा हो जाता है, 61% है उनका, और रैंकिंग में वो 138 पर है। तो इस प्रकार से ये यूएनओ ने कंपेयर किया कंट्रीज़ को और एक रैंकिंग बनाई, जिसमें मैंने इंडिया की रैंकिंग और उसके पड़ोसी देशों का आपको डाटा बताया जो आपकी बुक में दिया हुआ है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग्स, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट क्या है? नागरिक, उनकी स्वास्थ्य, उनकी वेलबींग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं।
बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बॉडी मास इंडेक्स। देखिएगा, ये देखने के लिए कि हम अंडर नॉरिश्ड हैं या मतलब कुपोषण का शिकार हैं या ठीक है शरीर, जो बीएमआई निकाला जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और ये बीएमआई कैसे निकालते हैं वो देखें। वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नॉरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। दिस इज easy to calculate. Take the weight of the person in kg, then take the height in meters, divide the weight by the square of the height. If this figure is less than 18.5, then the person would be considered undernourished. However, if this BMI is more than 25, then a person is overweight. Do remember that this क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। देख लिया किस तरह से निकालते हैं हम बीएमआई को, बड़ा इजी है निकालना। क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि वेट लेंगे केजी में, उसके बाद में हाइट मीटर्स में लेंगे और वेट को डिवाइड कर देंगे हाइट के स्क्वायर से। और यदि डिवाइड करके 18.5 से कम आता है तो वो समझ लीजिए अंडर नॉरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है व्यक्ति। और यदि 25 से ज़्यादा आता है तो वो ओवरवेट है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपकी क्लास के बच्चों का मैं आपको वेट बताऊं और वेट के साथ साथ हाइट बताऊं तो आप बीएमआई निकाल पाएंगे? जी, आप कोशिश तो करेंगे निकालने की, लेकिन देखिए लास्ट में क्या लिखा है। डू रिमेंबर दैट दिस क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये आप पर लागू नहीं होगा, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, एडल्ट पर ही लागू होगा, एडल्ट का ही बीएमआई निकाला जाता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो आज तक हुआ है उसने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप जानते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन और क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ये बहुत दिक्कतें की हैं। अब एक कोटो है, जो कोटेशन है जो दे रखा है, वी हैव नॉट इनहेरिट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। देखिएगा, ये कहना है कि ये जो वर्ल्ड है ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिला, बल्कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनसे उधार लिया गया है। अब देखिए, जो चीज़ विरासत में मिलती है हम उसके मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा यूज करें, लेकिन जो चीज़ हम उधार लेते हैं उसको वैसा ही वापस करना पड़ता है। अगर किसी की आपने बुक ली है पढ़ने के लिए तो उसे फाड़ के नहीं दोगे, जैसी उसने दी है वैसे ही लौटाओगे। तो वर्ड को हमें ऐसा ही बना के रखना है जैसा है, क्योंकि हमें न्यू जनरेशन तक, अपने बच्चों तक पहुंचाना है, उनके लिए उधार लिया गया है उनसे संसार। अब बात करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिएगा, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है डेवलपमेंट, जो प्रेजेंट टाइम का हो रहा था, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट। देखिएगा, ऐसा डेवलपमेंट इकोनॉमिक जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम समाप्त ना करें और पर्यावरण को भी प्रदूषित ना करें या पर्यावरण को भी, इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब ना करें। ऐसा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब प्रेजेंट टाइम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था। आप देखें, इंडिया की बात कर लें, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। देखिएगा, वाटर आप जानते हैं, जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू होता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं। ओवर यूज किसे कहते हैं कि जितना हम यूज कर रहे हैं उतना बारिश से या अन्य सर्कल से रिन्यू नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है ओवर यूज हो रहा है। और 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो 4 मीटर से भी ज़्यादा नीचे गिर गया है पिछले 20 सालों में। देखिएगा, मैंने पिक्चर में दिखाया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले 25 सालों में बहुत समस्याएं होंगी। अब हमारा बिल्कुल पड़ोसी शहर है अलीगढ़, वहाँ पर सारे समरसेबल बेकार हो गए क्योंकि पानी का स्तर नीचे हो गया, दोबारा से बोरिंग की जा रही है। ये चिंता का विषय है। और
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा प्रयास करना है जिससे कि ये बना रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्रूड ऑयल जानते हैं पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, और हम लगातार, ऐसा तो है कि हमें नए सोर्स मिल सकते हैं उसके, और लगातार, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, जिससे एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। और क्रूड ऑयल का यूज करने से एक प्रॉब्लम और भी है, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें, जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो, और डेवलपमेंट भी हो जाए। धन्यवाद। सॉरी, consequences of environment degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. आप जानते हैं जो environmental degradation के प्रभाव हैं वो किसी देश या एरिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे देश संसार के लिए खतरा है। ओजोन लेयर हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ये थोड़ी है कि इंडिया के लोग मरेंगे या पाकिस्तान को कोई दिक्कत करेगा, पूरे वर्ल्ड को करेगा। अवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, हमारा फ्यूचर पूरे संसार का एक दूसरे से जुड़ा है, हर देश का। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। इसमें सब जने मिलकर, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों, फिलोसफर हों, साइंटिस्ट हों, सब प्रयास कर रहे हैं कि विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे रहें।